हाँ जी बेटे, आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। किसी रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटे, देखिए। इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहें तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग है बॉडी जिस स्टेट में या पोजीशन में है उसी में बनी रहे, उसी में बनी रहे। जैसे मान लो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बना रहे, और अगर कांस्टेंट स्पीड से मोशन में है तो वो उसी में बना रहे। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमता रहे। रुका हुआ है तो अपने आप ना रोटेट करना शुरू हो, अपने आप रोटेट ना करे। इस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बोलते हैं। अब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होना क्या चाहिए, क्या होगा अगर हम चाहते हैं कि बॉडी रुकी हुई है या अपनी स्टेट चेंज ना करे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर रुकी हुई है तो वो नहीं चलेगी अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, और अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो वो रुकेगी नहीं अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। तो यस और नो, ये दोनों ही सिचुएशन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। इक्विलिब्रियम इन स्ट्रेट लाइन, इक्विलिब्रियम इन स्ट्रेट लाइन। जब फोर्स की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। अगर रोटेशन की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम इन रोटेशन, तो अगर एक बॉडी रुकी हुई है, जैसे अभी ये दरवाजा अपने आप रोटेट नहीं हो रहा, इसका मतलब इस पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। यस और नो? यस सर। और अगर ये रोटेट हो रहा होता किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो फिर उसे रोकने के लिए या उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ाने या घटाने के लिए हमें एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ता। इसका मतलब हम दो प्रकार की इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम हमारे पास दो प्रकार का होना चाहिए, ट्रांसलेशनल, एक तो हमारे पास है बेटे ट्रांसलेशनल और दूसरा है रोटेशनल। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? श्योर? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर ये दोनों होंगे तभी हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, एक के होने से नहीं। ठीक है। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटे, इसके लिए क्या कंडीशन है, एफ नेट क्या होना चाहिए, और वो भी कौन सा, एक्सटर्नल। इंटरनल से तो इक्विलिब्रियम बॉडी का चेंज होता ही नहीं है, भले इंटरनल फोर्स लगता रहे। आई बात समझ में? ठीक है जी। रोटेशनल में क्या होगा बेटे, एक्सटर्नल टॉर्क नेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटे, जीरो। अगर तो ये जीरो होगा, ध्यान देना, अगर ये जीरो होगा नेट फोर्स, तो बॉडी क्या नहीं चेंज करेगी, स्पीड नहीं चेंज करेगी। स्पीड नहीं चेंज करेगी तो बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्या जीरो होगा बेटे, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। इसे बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी बॉडी की अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगी। रुकी हुई तो रुकी हुई रहेगी, चल रही है तो स्पीड बढ़ाएगी या घटाएगी नहीं। और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो अल्फा जीरो होगा। क्या जीरो होगा बेटे, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। इट मीन्स बॉडी विल नॉट चेंज इट्स एंगुलर स्पीड, नाइदर इट विल इंक्रीज नॉर इट विल डिक्रीज। मतलब रुकी हुई तो रुकी हुई रहेगी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है तो सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होती रहेगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं? यस सर। अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन की कितना होगा बेटे, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। यस और नो? यस सर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सो ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट possesses both translational as well as rotational equilibrium. If it possesses both translational as well as rotational equilibrium. For a body to be in the state of translational equilibrium, net external force acting on the body should be zero. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, एंड फॉर ए बॉडी टू बी इन द स्टेट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी जीरो। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ये है बेटे हमारे पास इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। अब बताइए इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। एक यहाँ पर डायग्राम है, इसकी हेल्प से हम एक दो कंसेप्ट को समझ सकते हैं। देखो ये जो डायग्राम इन्होंने बेटे इक्विलिब्रियम के लिए एक डायग्राम दिखाया हुआ है। एक रोड लिया हुआ है हमने यहाँ पे, एक रोड ए बी, जिसको सेंटर सी के ऊपर बैलेंस किया हुआ है। सेंटर सी पर क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। मान लेते हैं
कि जो हमारे पास सेंटर सी है, यहाँ पर हम एक शार्प नाइफ जैसा कोई सपोर्ट लगा दें। सपोर्ट लगा दें तो ये यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कई बार ये, जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ पर बैलेंस करना चाहें तो ये यहाँ पर बैलेंस हो गया, बट समटाइम्स ये बैलेंस होते हुए ऐसे थोड़ा सा मोशन करता है ना, SHM टाइप। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि ये जो बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की बॉडी, इसका वेट यहाँ पर लग रहा है ना mg, हाँ या ना बोलो। और ये जो बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, इसका वेट mg का लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। से यस, फाइन। तो ये वाला जो वेट है बेटे, वो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला वेट, और ये वेट बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। और अगर दोनों बराबर हैं और बराबर डिस्टेंस पर लग रहे हैं सेंटर से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो फिर बॉडी यहाँ क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ बेटे इसका, ये क्या हुआ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये हमारे पास हो गया बेटे आर वेक्टर, ये क्या हो गया आर वेक्टर, और ये आपके पास फोर्स वेक्टर हो गया, mg क्या हो गया फोर्स वेक्टर। सिमिलरली अगर ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके वेट का आर वेक्टर ये हो गया। तो यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा, इसको मैं फर्स्ट टॉर्क अगर मैं बोलना चाहूँ टाउ 1, तो वो कितना होगा बेटे, आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद mg वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद, ध्यान देना अगर मैं इधर x एक्सिस ले लूं, ऊपर y एक्सिस, हमारी तरफ z एक्सिस, तो देखो बेटे ये किधर है, r वेक्टर किस तरफ है, नेगेटिव x में, और mg वेक्टर किधर है, नेगेटिव y में। तो अगर हम r से mg की तरफ उंगलियों को घुमाएं तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या आई बेटे, z डायरेक्शन में। टॉर्क की डायरेक्शन क्या आई, z डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर मैं टाउ 1 की बात करूं तो वैल्यू में तो r इंटू mg के बराबर है, और इसकी डायरेक्शन किधर है बेटे, z एक्सिस की तरफ है। r इंटू mg इंटू साइन थीटा, डायरेक्शन इसकी किधर है, z एक्सिस में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एनी डाउट एनीबॉडी? r mg साइन थीटा कैसे लिखा मैंने, a क्रॉस b बराबर ab साइन थीटा होता है, तो r क्रॉस mg बराबर r इंटू mg साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। r और mg के बीच में थीटा 90 है, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, इसलिए हम इसे सिंपली r इंटू mg भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब इधर वाला टॉर्क देखो बेटे, अब इधर r हमारे पास किधर लग रहा है बेटे, पॉजिटिव x में, और mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। पॉजिटिव x से नीचे की तरफ अगर उंगलियों घुमाएंगे तो अंगूठा किधर दिखा रहा है, अंदर, यानी नेगेटिव z है। डायरेक्शन कौन सा आ गया, नेगेटिव z। इसको अगर मैं टाउ 2 बोलना चाहूँ, दूसरा टॉर्क टाउ 2, तो वैल्यू में तो ये भी उतना ही होगा r इंटू mg इंटू साइन थीटा, बट इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटे, नेगेटिव z में। तो आप देख रहे हैं कि दोनों टॉर्क इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं। एक पॉजिटिव z में लग रहा है, दूसरा नेगेटिव z में लग रहा है। जो पॉजिटिव z में लग रहा है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता है, और जो ये नेगेटिव z में लग रहा है ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता है। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो जब कभी भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में पढ़ने में जो चीज़ जैसी लगती है, एक्चुअल में वो उससे थोड़ा डिफरेंट हो सकती है जब हम उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करें। जैसे बच्चों को सबको पता होता है कि टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, बट इतने से काम नहीं चल रहा ना। हमें पता होना चाहिए भी आर किधर है, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, आर की डायरेक्शन कौन सी है, एफ की डायरेक्शन कौन सी है। जब दोनों चीज़ें हमें पता होंगी तब जाके हमें टॉर्क पता होगा। बोलो बेटा यस और नो। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी। चलिए इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो पूछिए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स 7i कैप 3j कैप -5k कैप अबाउट द ओरिजिन, द फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं। देखो बेटे, हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। आर दे रखा है और एफ दे रखा है, तो टाउ बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है ना। टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, और इसको निकालने का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड। हम लिखते हैं आई जे के, और पहले आर के लिखेंगे हम वैल्यूज। तो आर की वैल्यू ये 1 है, ये -1 है, ये +1 है, 1 -1 +1। फिर एफ के लिए क्या दे रखा है बेटे, 7 3 एंड -5, 7 3 एंड -5। तो टाउ का वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, आई कैप, वैल्यू नहीं वेक्टर में आ रहा है ये
तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या, मोड नहीं लगाना है बेटे, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आई इंटू, इसके सामने के ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे बेटे प्लस का 5, फिर -3, फिर लेंगे हम -j इंटू, अब इसके सामने का रो और कॉलम छोड़ेंगे, 1 इंटू -5 -5, फिर माइनस में 1 इंटू 7 -7, फिर प्लस में k, फिर k के सामने ये और ये छोड़ देंगे, 1 इंटू 3 -7, तो ये प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा बेटे 5 में 3 माइनस गया 2i कैप, और ये -12 और ये माइनस, तो प्लस का 12j कैप, और यहाँ पर आ जाएगा बेटे 10k कैप। तो ये आपके पास टॉर्क वेक्टर आ गया। ये क्या आ गया बेटे, टॉर्क वेक्टर आ गया। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? टॉर्क वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना पता है ना आप बच्चों को? कैसे निकालते हैं? कोई भी जो वेक्टर हो ये, अगर हम इस वेक्टर को ऐसे लिखते हैं axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटे? मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो तीनों कंपोनेंट है बेटे इनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए और फिर अंडर रूट कर दीजिए, ये मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो हमने जो अभी टाउ निकाला, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, टाउ x का स्क्वायर प्लस टाउ y का स्क्वायर प्लस टाउ z का स्क्वायर और अंडर रूट, ये टाउ का क्या आ जाएगा बेटे, मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से निकालते हैं। एनी डाउट क्यों नहीं बेटी? पक्की बात है? यस सर। ठीक है बेटे, चलिए फिर इस क्लास में हम इतना ही स्टडी करेंगे।